द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। हमारे साथ जो उत्तर प्रदेश से संबंधित सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, सभी भावी अध्यापक फटाफट जुड़ जाएं और वीडियो शेयर कर दीजिए अन्य साथियों के साथ जिसको उनको भी जुड़ने का मौका मिल सके। तो चलिए हम लोग भी हमेशा की तरह आज 150 प्रश्नों को कवर करेंगे और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को लिखते चलते रहेंगे। तो चलिए यहाँ पे हिंदी का पोर्शन में पहला और दूसरा प्रश्न जो है ये काव्यांश से लिया गया है। ये काव्यांश है, इसको आराम से आप लोग पढ़ेंगे। उम्मीद है कि पहला पेज पढ़ लिए हैं। अगले पेज पे चलते हैं, यहाँ भी इसको भी पढ़ लेंगे और स्पष्ट अच्छी तरह से पढ़ने के बाद क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पहला आ गया है। नहीं पढ़ पाएँ तो वीडियो को रोक कर पॉज कर आराम से पढ़ लीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, नंदन बन सी फूल उठी, नंदन बन सी फूल उठी या छोटी सी कुटिया मेरी का भाव अर्थ क्या होगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा इसका सही हो जाएगा। कमेंट करके आप लोग भी आंसर बताएंगे। जैसे पहला ऑप्शन है, कुटिया सुंदर हो गई, कुटिया में आनंद उमड़ उठा, कुटिया में शांति छा गई, या फिर छोटी कुटिया बड़ी हो गई। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कुटिया में क्या, आनंद उमड़ उठा, यही इस पंक्ति का भाव है। यहाँ पे लिखा है, नंदन बन सी फूल उठी या छोटी सी कुटिया मेरी का भाव अर्थ है कुटिया में आनंद उमड़ उठा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, इसमें व्याकुल जो व्यथा मिटाने वाली है उसके अलंकार कौन होता है। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रूपक है, उपमा है, अनुप्रास है, या फिर यमक है। दूसरे का ऑप्शन नंबर जो सही है सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। देखिए यहाँ पे वर्णों का जिसमें पुनरावृत्ति होती है वो अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे व्या है, यहाँ पे भी व्या है, ठीक है। ये सारे वर्णों का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण होगा। अगला प्रश्न है आपके, घर में श्याम से मोटा कोई नहीं है, इस वाक्य में मतलब जो है नहीं है में वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा वाक्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका तीसरे का पहला सही होगा। ये निषेधात्मक वाक्य है, यानी कि नेगेटिव वाक्य है। यहाँ पे कह रहा है कि घर में श्याम से मोटा कोई नहीं है, कोई है ही नहीं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अरे आशीष फेल हो गया, किस प्रकार का प्रश्न चिन्ह है ये। तो ये जो है वो विस्मयादि वाचक है। विस्मय यानी कि आश्चर्य हो रहा है, यहाँ पे कह सकते हैं विस्मयादि बोधक। जो भी ऐसे होता है नीचे बिंदी रखी जाती है उसको विस्मयादि बोधक का नाम दिया जाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पाँचवा प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि जिस संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहा जाता है, यानी उसके नाम का बोध हो उसको क्या कहा जाता है। तो उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। जैसे तुम्हें गीता अवश्य पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो तुम्हें एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें तुम्हें का जो है यानी हमको जो है यानी अगले को इसमें इंगित किया गया है, ठीक। इस प्रकार से ये हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसमें विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। छठवीं का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे माधुरी गुणवान गायिका है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, सतीश ने केले खरीदे, यही सकर्मक क्रिया का वाक्य है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न जो भी जी प्रश्न है उसको थोड़ा तेज़ी के साथ हम लोग करेंगे क्योंकि समय बिताने से कोई मतलब नहीं होता है। अकर्मक सकर्मक ये सब वाच्य जो होते हैं ये सभी आपको मालूम है, इसलिए थोड़ा तेज़ी के साथ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यह घोड़ा अच्छा है, इसमें यह शब्द जो लिखा गया है ये क्या है। ये संज्ञा है, क्रिया है, सर्वनाम है या अव्यय है। देखिए यह हुआ, यह इस देश, ये भी जो भी आते हैं आपका ये सर्वनाम होता है, ठीक। हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे आठवें का ऑप्शन नंबर सी सर्वनाम बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह बात करते हैं कौन सा सर्वनाम है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह और वह शब्द दो ही होते हैं जो निश्चयवाचक होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, च वर्ण का उच्चारण मुँह के किस भाग से होता है। कंठ से, मूर्धा से, ओष्ठ, तालु से। नवे का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे तालु जो होता है ये चा वर्ण के सारे अक्षर आते हैं इसमें, जैसे चा हो गया, छा हो गया, चा छा जा हो गया, झा हो गया और या हो गया। या की बात करते हैं तो ये मूर्धा के अंतर्गत तो आएगा ही आएगा, साथ में ये नासिका भी वर्ण होती है।
कौन सा, नासिका वर्ण भी ये होती है। क्लियर। चलिए डी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए यहाँ पे साधन का प्रयोग होगा। बच्चे जो जा रहे हैं किससे जाते हैं, जो है तो बस से जा रहे हैं, तो साधन किसी न किसी प्रकार से यहाँ पे आया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी करण कारक होगा और करण कारक ही साधन का यूज करता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है अटारी का तत्सम शब्द कौन सा है, तो अटारी का अट्टालिका हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न है कृपालु शब्द में प्रत्यय बताइए। 12वें का ए प्रश्न सही हो जाएगा। क्री, पालू में क्री लगा है, इसलिए माफ कीजिए कृपा में, एक मिनट यहाँ पे कृपालु में आलू प्रत्यय लगा है और संस्कृत का ये गुणवाचक तद्धति है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन आलू सही हो जाएगा, क्री नहीं होगा, ठीक, आलू प्रत्यय लगा है, ठीक। चलिए इसी के साथ बी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। लड़का पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में कर्मवाच्य का रूप कौन सा है। 13वें का ऑप्शन नंबर बताइए फटाफट, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे सी, लड़के से पुस्तक पढ़ी जाती है, तो ये इसका कर्मवाच्य हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रत्येक शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास का चयन करना है। जैसे परमेश्वर शब्द लिखा है, तो ये कौन सा समास है। परमेश्वर में कौन सा समास है, तो कर्मधारय है, ठीक है। किस प्रकार से कर्मधारय है, जैसे परम है जो अर्थात ईश्वर, परम है जो ईश्वर अर्थात परमेश्वर, ठीक है। तो ये जो है कर्मधारय का समास का उदाहरण है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को धावे। तो इसमें पंक्ति में अलंकार बताना है, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार या फिर श्लेष अलंकार। 15वीं का ऑप्शन नंबर बी ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को धयावे, तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट है यहाँ पे अनेकों शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना है। जैसे गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या होगा, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या होगा ये बताना है। चलिए फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। वैसे बात करते हैं गतानुगतिक की, तो यहाँ पे प्राचीन इसका अर्थ होता है। और प्राचीन की बात करते हैं तो पहला ही ऑप्शन सही होगा, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला ही आपका गतानुगतिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसमें द्विज शब्द का अर्थ क्या होता है। वैसे द्विज शब्द का अर्थ जो होता है इसमें सभी हो सकते हैं। देखिए हाँ, ब्राह्मण भी होता है, दांत भी होता है, पक्षी भी होता है, तो ये सारे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। द्विज का मतलब ब्राह्मण, दांत और पक्षी से है। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खिला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इसमें आपको कौन सा रस है ये बताना है। चलिए कमेंट करके बताइए। थोड़ा आप लोग कम पेशेंस करिए, अपने वॉल्यूम को बढ़ा लीजिए, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वॉल्यूम को जो है हमें शायद उम्मीद है कि धीमे हो गया है, तो आप लोग थोड़ा बढ़ा लेंगे तो सही रहेगा। तो यहाँ पे 18 का पहला ऑप्शन यानी श्रृंगार रस का ये उदाहरण है, पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आपके हिंदी का पहला पत्र उदंड मार्तंड की प्रकाशन भूमि कहाँ थी। यानी कि उदंड मार्तंड जो है ये हिंदी का पहला समाचार पत्र है और इस कहाँ से प्रकाशित हुई थी ये बताना है। 19 का ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है। डिंगल कहा जाता है, अपभ्रंश कहा जाता है, अवहट कहा जाता है या फिर संध्या कहा जाता है। तो संध्या है ये। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा कौन सा सही है, चलिए कमेंट करके आप लोग बताइए फटाफट। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उसको संध्या कहा जाता है, ठीक। जो कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा होती है सिद्ध प्रयुक्त कवियों द्वारा, तो वो संध्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। इंग्लिश के पोर्शन पे हम लोग चलते हैं। पहला पोएट्री है, यहाँ पे देखिए ये पोएट्री है आपकी, यहाँ से यहाँ तक इसको पढ़िए आराम से। नीचे प्रश्न होगा, उसका प्रश्नों का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखते रहना है। चलिए उम्मीद है पढ़ लिए होंगे।
चलते हैं क्वेश्चन पे। तो 21 नंबर का क्वेश्चन आपको सिनोनिम बताना है मालेडी का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन डिजीज हो जाएगा। ठीक, चलिए एक प्रकार से मलाडी डिसीज है। अगला प्रश्न है कंजक्शन कौन सा भरा जाएगा, ही वाज डिसमिस्ड, उसके बाद फिर ही मिसबिहेव्ड। तो 22 नंबर में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिकॉज भरा जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है ऑप्शन, यहाँ पे आपको ये शब्द जो लिखा गया है, सेंटेंस लिखा गया है, द सी हैथ एनी 1000 साइंस। तो यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है या दोनों है। चलिए बहुत अच्छे। तो यहाँ पे ये आपका प्रेडिकेट है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आपको सुटेबल प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउन कौन सा भरा जाएगा, यहाँ पे भरना है। तो 24 का पहला यहाँ पे दे भरा जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर में, इसमें आपको अप्रोच आर्टिकल भरना है। तो यहाँ पे आर्टिकल आप प्रयोग करेंगे ए का, अ मिनट, सीट। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, पहला। 1 मिनट, क्यों मिनट है ना, ये एक फैक्ट डाटा है तो द भरा जाएगा, द मिनट यू केम ही रन ऑफ। चलिए बहुत अच्छे। और इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे ये पैसेज लिखा गया है, इस पैसेज को आराम से यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ना है। उसके बाद 26 नंबर के क्वेश्चन को आप लोग को बताना है। चलिए उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। 26 नंबर पे चलते हैं। सिनोनिम, माफ़ कीजिए सिनोनिम कह रहे हैं, एंटोनियम बताना है। और यह है इनाइटिएटिव का। इनाइटिएटिव का एंटोनियम यानी विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका इनडिफरेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है राइट द फेमिनिन फॉर्म ऑफ द ब्रिगमेडून। ब्रिगजूम का फेमिनिन क्या हो जाएगा, 127 का ऑप्शन कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे ब्रिज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, द पब्लिक्स आर क्वेश्चंस, उसके बाद स्पेस है पिक पॉकेट्स। 28 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, यहाँ पे अगेंस्ट भरा जाएगा। और इसी के साथ 29 नंबर का ऑप्शन है करेक्ट सेंटेंस को यहाँ पे ढूंढना है, कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है। चलिए 29 का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन, ही इज़ वन ऑफ दोज बॉय हु आर विक्ट है। तो चलिए ये क्लियर हो गया पहला। 30 नंबर का मेंशन द कॉमन सुटेबल सफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड, यानी कि सही सुटेबल जो सफिक्स है वो लगाना है, कौन सा लगेगा, नीचे है वुड है, गोल्ड है, अर्थ है, इसमें लगाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। किस प्रकार से होगा, जैसे आप वुड में जोड़ देंगे तो वुडन हो जाएगा, गोल्ड में जोड़ देंगे तो गोल्डन हो जाएगा, और अर्थ में जोड़ देंगे तो अर्थन हो जाएगा। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे। तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश के पोर्शन कर लिए हैं, संस्कृत के पोर्शन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, इसके आंसर को केवल हम बताएंगे, आप लोग मिलान करते चलिएगा। तो इसका पहला बिल्कुल ये इसका पर्यायवाची पर्वत हो जाएगा, नक, ठीक है। चलिए 32 नंबर पे चलते हैं। तो इसका महाभारत है, ये शब्द जो वाक्य लिया गया है ये महाभारत से लिया गया है। धर्म यो ततो हंति धर्मो रचिता, ये महाभारत से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हंस धातु का विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बताना है। तो यहाँ पे इसका रूप बी हसेत बिल्कुल सही हो जाएगा, हंस का हसेत हो जाएगा। क्लियर, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ये तो इजी प्रश्न है, सभी को मालूम है, इसकी संख्या 14 होती है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्राप्य में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो इसमें भी ऑप्शन लप पे प्रत्यय लगा है। अगला प्रश्न है बालक सर्पः बिभ्यति, इसमें जो रेखांकित शब्द है यानी ये जो है ये इसमें विभक्ति कौन सी है और किस प्रकार का वचन है ये। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन, ये प्रथमा बहुवचन का रूप है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है अविद्या में कौन सा समास है। अविद्या में तत्पुरुष समास है, इसको विद्या न आए अर्थात अविद्या वाला होगा। धात्रांश शब्द में संधि विच्छेद क्या होगी। हाँ यहाँ पे बताइए। तो यहाँ पर भी धातृप्रत अंश हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृत अव्यय का अर्थ क्या होगा। कुत्र है, कृत नहीं है, कुत्रा है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही, कहाँ से हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्राचीन कालीन भारत, अच्छा ये वाक्यांश लिखा गया है यहाँ से यहाँ तक, इसको पढ़िएगा। नीचे 40 नंबर का प्रश्न देना है आपको।
चलिए ये प्रश्न है, यहाँ भी है, तो प्रश्न को भी पढ़िए, क्वेश्चन भी दिख रहा है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन भारतवर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न विज्ञान का है। विज्ञान के पोर्शन को हम लोग देखेंगे थोड़ा डिटेल के साथ। यहाँ पे कौन सा जो है शब्द भरा जाएगा, तो यहाँ पे बीटा ब्लॉकर भरा जाएगा। बीटा ब्लॉकर एक दवा है, ठीक। बीटा ब्लॉकर क्या है? एक दवा है जो हृदय के कार्यों को धीमा करती है और उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किसका बना होता है? तो फिलामेंट टंगस्टन यानी N जिसका संकेतक है वो टंगस्टन का बना होता है। और बल्ब के अंदर जो अक्रिय गैस आर्गन होती है ये भरी जाती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो और इसका फिलामेंट टंगस्टन का होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, माइग्रेन के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? माइग्रेन का तात्पर्य है कि जो दिमाग की अंदर में जो समस्या हो जाती हैं, दिमाग से संबंधित समस्याएं जो होती हैं उसको माइग्रेन कहा जाता है। तो इसके समस्या के लिए कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे सुमेथ्रिप्टिन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न है आपके, किसमें प्रमुख चरण युग्म कोद्भिद है? फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे बायोफाइटा है, ये जो युग्म कोद्भिद होते हैं ये बायोफाइटा होते हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है, किसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है? अवायवीय श्वसन किसे कहा जाता है? तो इसमें अवायवीय श्वसन क्या होता है? इसमें जो अवायवीय श्वसन का तात्पर्य है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है उसी को अवायवीय श्वसन के नाम से अवायवीय श्वसन कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, श्वसन की बिना ऑक्सीजन के बिना अश्वसन जो होता है। इसी के साथ अगला है, किस बंध में पानी के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है? वो कौन सा बंध है? तो बंध है आपका ध्रुवीय सहसंयोजक। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग हैजा का कारण बनता है? तो भी बिल्कुल सही ऑप्शन बैक्टीरियल। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है, अपकेंद्री बल द्वारा कौन सी क्रिया होती है? धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक या फिर इकाई? तो अपकेंद्री बल के द्वारा जो क्रिया होती है वो शून्य मतलब होती है, शून्यकार होता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ऑक्सीरिडिक्टेक्स या फिर ट्रांसफेरेजेस हाइड्रोलेसेस किस वर्ग के अंतर्गत आने वाले हार्मोन्स या एंजाइम प्रोटीन विटामिन हैं? चलिए बताइए फटाफट आंसर। बहुत अच्छे, तो ये एंजाइम्स हैं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन के अंतर्गत ये आने वाले हैं। इसी के साथ अगला, कौन सी बात जो है अनावृत्त बीजी के बारे में सच नहीं है? तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, संवहनी बंडल अनुपस्थिति होते हैं। बी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। गणित का पोर्शन है और गणित के पोर्शन को हम स्किप करते हैं। आपको मालूम ही है, जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको मालूम है, नए विद्यार्थी जो भी हमारे साथ में जुड़कर पढ़ रहे हैं या प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं उनको बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे, वहाँ से फॉलो कर लेंगे। फॉलो करने के बाद यही PDF सेम जो पढ़ाया जा रहा है आपको वहाँ से मिल जाएगा। आप लोग इसके 20 प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा वहाँ से। नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हमारे सर के द्वारा ये डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे जाके आपको हमारे चैनल पर ही पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए जिससे समय समय नोटिफिकेशन जो भी वीडियो आए आपको मिलती रहे। शायद उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग अगले पोर्शन पे, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का है। इसमें महाराष्ट्र में स्थित जो अजंता के चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा हैं वो स्मारक किस धर्म के हैं? सिख धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म? तो वो जो है बौद्ध धर्म के हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चलिए, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो स्थित है ये आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। सुंदरबन डेल्टा भी यहीं पे है, ध्यान रखिएगा। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल के सारे हिस्से इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा गया है? मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य या फिर मौर्य साम्राज्य?
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो सी सही हो जाए। गुप्त साम्राज्य जो था उसी को स्वर्णिम युग के शासनकाल के रूप में जाना जाता है, मतलब भारत का स्वर्णिम युग कहा गया है। सी बिल्कुल गुप्त साम्राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे। बहुत अच्छी। तो यहाँ पे जापान में जो परमाणु बम गिराए गए थे वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त को एक गिराया गया था, एक 9 अगस्त को गिराया गया था। तो 6 अगस्त को जो गिराया गया था उस जो है वो हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त को जो गिराया गया था वो नागासाकी पर गिराया गया था। इनके नाम क्रमशः जो हैं वो लिटिल बॉय और फैट मैन है। तो लिटिल बॉय और फैट मैन कहाँ है देखते हैं ऑप्शन में। ये है लिटिल बॉय और फैट मैन। ये जो है 9 अगस्त, 1 मिनट, 9 अगस्त को नहीं भाई, ये जो है वो 6 अगस्त को 1945 को गिराया गया था, और ये 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ठीक, और ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गिराया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। पहला जो गिराया गया था यानी लिटिल बॉय को वो हिरोशिमा पर गिराया गया था। ठीक, छोटे में लिख दे रहे हैं। और इसको फैटमैन को जो गिराया गया था वो नागासाकी पर। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है आपका प्लूटो की खोज किसने की थी। तो ये क्लाइंट टाम्बो के द्वारा की, क्लाइंट टाम्बो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, इनके द्वारा प्लूटो की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह एवं महत्वपूर्ण केंद्र किसका है। इस्लाम, हिंदू, सिख, ईसाई। तो यहाँ पे हिंदू का है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो बी है बच्चों को पाठ्यक्रम की परिभाषाएं प्रदान करने की जो है लिए प्रोत्साहित करना। तो पुस्तकों की पाठ्यक्रम प्रदान करने से पर्यावरण पढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा। इस पर लिखा गया है कि औद्योगिक पुनर्गठन से उत्पन्न हुई बेरोजगारी आमतौर पर आपूर्ति या मांग के उतार चढ़ाव के बजाय औद्योगिक परिवर्तन के कारण होती है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसको हम लोग जो है चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है उस प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। चलिए बहुत अच्छे, मीरा कुमार हैं, लीला सेठ हैं, अंजू जाज हैं, पूर्वी जोशी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि लीला सेठ हैं। ऑप्शन नंबर बी, लीला सेठ ही भारत की प्रथम महिला जो है उच्च न्यायालय की जज मुख्य न्यायाधीश बनी थी। और ये 1991 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के बाद में पदभार संभाली थी। क्लियर, समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा की जो बहस किस भाषा में मुद्रित होती है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या दोनों, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मुद्रित होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है शिक्षण कौशल का। ये इसका प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आ गया है, देखिए प्राथमिक स्कूलों में दोपहर का भोजन की योजना लागू करने का क्या अभिप्राय था। तो इसका अभिप्राय जो था वो कौन सा अभिप्राय था। इसका अभिप्राय था कि प्राइमरी जो स्कूलों में दाखिले में वृद्धि करना ही इसका अभिप्राय था। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर। और यह 15 अगस्त 15 अगस्त 1995 में जो है लागू किया गया था। क्लियर, चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। और इसी के साथ हम लोग बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, शिक्षण विधियों के प्रकार क्या हैं। तो ये सभी हैं, चाहे वो वर्णन हो, प्रश्नोत्तरी हो, कहानी कथा हो, सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करना है। 83 में ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, फटाफट आंसर बताइए। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे वजन सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य जो होना चाहिए वो सीखने के होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना ही होना चाहिए। यही आपका मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। चलिए ये तो सब इतनी बार प्रश्न आया है, वैसे ही आप लोग को मालूम हो गया, दिमाग में आ गया होगा। तो क्वेश्चन आंसर पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए और बताइए। तो देखिए डी ऑप्शन, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, किसने कहा कि स्थितियां मानसिक मूल्यांकन हैं जो व्यर्थ और चिंता के पहलू हैं? तो ये जो है राल्फ टायलर के द्वारा कहा गया है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की गई थी या किस स्तर की शिक्षा के लिए किया गया था? अध्यापक शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए चलाया गया था। डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सतत व्यापक एवं मूल्यांकन क्या दर्शाता है? तो ये जो दर्शाता है दोनों शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र को दर्शाता है। सी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न है आपके, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है, तो वो ऑप्शन कौन सा होगा? चलिए ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोग को स्पष्ट दिख रहा होगा। कितना लंबा चौड़ा ये ऑप्शन है, चलिए दिख रहा होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा जूम कर लें जिससे कि स्पष्ट दिखे। बी ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पे विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिससे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएँ जो हैं झलकती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए बहुत अच्छे। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार कौन सा होता है? तो इसमें ऑप्शन पहला पढ़िए, समाज में विभिन्नताएं हैं और विद्यालयों को इस विभिन्नताएं के प्रति संवेदनशीलता होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। यानी पहला ही ऑप्शन समावेशी शिक्षा के पीछे जो मूल आधार है पहला ही सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है बाल मनोविज्ञान का प्रश्न। इसके प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है 91 नंबर का। इसमें शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, तो अंतः शिक्षक जो हैं किस प्रकार से इसको देखेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। सीखने के विधि अनुभवों को जो है उपलब्ध कराना ही ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होने के साथ साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने के किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो यहाँ वाइगोत्स्की के बारे में कहा गया है और जीन पियाजे और वाइगोत्स्की का जो है सिद्धांत सेम है, बस ये सामाजिक से संबंधित है और वाइगोत्स्की का जो है सामाजिक से संबंधित है या नैतिक से, अच्छा सामाजिक से संबंधित है। और वहीं पे बात करते हैं जीन पियाजे का, तो उनका जो है किससे संबंधित है? चलिए कमेंट करके उनका भी बताइएगा। तो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। ठीक, संज्ञानात्मक विकास से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इनका 92 का डी सही हो जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया यह सामाजिक से संबंधित है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि कौन सा विकास सिद्धांत का नहीं है, यानी विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है इसमें? तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, यही इसका सिद्धांत है। अलग अलग सबकी सीखने की क्षमता होती है, अलग अलग विभिन्नताओं के कारण अलग अलग उनकी जो है मानसिक क्षमता भी होती है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल आलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंध है? चलिए कमेंट करके इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए फटाफट आंसर दे दीजिए, क्वेश्चन अच्छा है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, व्यवहारवादी सिद्धांत से ये संबंध रखता है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, व्यवहार का करना पक्ष में किस पक्ष में आता है? तो यहाँ पे ये सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आते हैं व्यवहार का करना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस मुख्य नैराण या कुंठा का सामना करते हैं? तो ये पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। दूसरे के साथ जो संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में जो अक्षमता होती है, यही समस्या का समाधान वो मतलब कुंठा से सामना करना पड़ता है उनको। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस प्रकार से समस्या होती है? तो डिसलेक्सिया जो है ये पढ़ने में विकार है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है, पढ़ने के विकास से संबंधित समस्याएं हैं। बी सही होने के साथ अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी अपनी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब उन्हें क्या होना चाहिए? चलिए देख लेते हैं। उन्हें वे अन्य विद्यार्थी के साथ अधिगम प्रक्रिया से जोड़ेंगे। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, 5वीं कक्षा की दृष्टिबाधित विद्यार्थी जो है वो किस प्रकार से उसको
रहना या एक अध्यापक के रूप में जो कार्यभार संभाल रहे हैं उनको किस प्रकार से देखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता से उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिससे कि बालक सुन सके, मतलब माफ़ कीजिए देख नहीं पा रहा है तो सुन भी सके। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, इसमें कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण जो नहीं है वो जल्दी रटने की क्षमता रखता है, ये गलत है, यानी कि ये सही है क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया था। ठीक, ये इसी आपका सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट यहाँ पे आपका सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटना का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। फटाफट इसके क्वेश्चन के आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देते रहेंगे, हम भी क्वेश्चन को बताते रहेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगा आप लोग बिल्कुल नोट करके रखेंगे। चलिए, पहला 101 नंबर का प्रश्न है, गांधीनगर किसकी राजधानी है। तो गांधीनगर जो है ये गुजरात राज्य की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। हिमाचल प्रदेश की राजधानी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए बताइए हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। तो इसका शिमला है, गोवा का पणजी है, मध्य प्रदेश का भोपाल है। चलिए सभी पता हो गया। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आज में जो है 1973 में इसका जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण में लागू कर दिया गया था। किसमें 1973 में इसको बाघ संरक्षण प्राधिकरण में मतलब के तहत लागू किया गया था। इसी के साथ अगला प्रश्न है, द गर्ल्स ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक। तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, केशव अनिल। एक मिनट, बी बता रहे हैं, सी पे लगा रहे हैं, अजय दत्ता है। ठीक, चलिए क्लियर कर लीजिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप लोग के स्क्रीन पर कौन सा एक भारतीय संगीत वाद्य यंत्र नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मदाल जो है, बिल्कुल ये मदाल जो है यही वाद्य यंत्र नहीं है, बाकी सभी हैं, चाहे सितार हो, बांसुरी है, तानपुरा है। इसी के साथ नेक्स्ट है, कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर, उत्तरकाशी। तो फतेहपुर जो है ये गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो स्थित है ये गंगा नदी के किनारे पर स्थित बिल्कुल नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, नो क्लाउन अच्छे दिन फॉर कॉमेडी पुस्तक के लेखक हैं। नो क्लाउन अच्छे दिन फॉर कॉमेडी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका शत्रुघ्न द्विवेदलास बिल्कुल सही ऑप्शन, यानी सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला है, चांगलो कहाँ का लोक नृत्य है। तो चांगला जो है नागालैंड का है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक ऑप्शन नंबर डी किरण देसाई है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, चलिए। और ये उत्तर प्रदेश में 1947 से लेकर 1949 तक राज्यपाल रही हैं। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पीजी कुरियन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसने लास्ट सपर को चित्रित किया है। लास्ट सपर को किसने, लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इन्हीं ने ही मोनालिसा की भी पेंटिंग को भी बनाया है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो एम.एस. स्वामीनाथन को ही भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। और बात आती है अगर दुनिया में यानी विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में, तो B.S. नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। क्या नाम है, नॉर्मन बोरलॉग। सी बिल्कुल सही ऑप्शन था इसका। लेकिन अगला प्रश्न है, दक्षिण यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो ये नेपाल के काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, विरोध का प्रतीक क्या होता है। काला झंडा होता है, माफ कीजिए, हरा झंडा, पीला झंडा, नीला झंडा, काला झंडा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही है डी बिल्कुल सही है। विरोध का अगर आपको करना है तो झंडे काले को दिखाकर आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यही प्रतीक है विरोध का। अगला प्रश्न है, फिजी की राजधानी कौन है।
तो फिजी की राजधानी सूबा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर जो है, माफ़ कीजिए, पोर्ट लुइस है यहाँ पे, और उसके बाद किंगस्टन है, परामारिबो है, ये सभी अन्य देश के राजधानी यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म सही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक तरफ देश है, एक तरफ राजधानी है। जैसे मिस्र की काहिरा है, ये तो सही है। केन्या नैरोबी है, ये भी सही है। सूडान खार्तूम है, ये भी सही है। दक्षिण कोरिया जोहान्सबर्ग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जो है वो कौन सी है, तो दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानियाँ हैं। पहली जो है वो विधायिका राजधानी की केप टाउन है, और वहीं पे कार्यपालिका जो है प्रीटोपिया है, और राजधानी के रूप में जो न्यायिक राजधानी है वो ब्लोमफॉन्टेन है। ठीक, लेकिन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है, ये राजधानी नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है आपका स्क्रीन पर, किस राज्य को ईश्वर का अपना देश कहते हैं, यानी गॉड्स ऑन कंट्री किसे कहा जाता है। केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम या गोवा। भारत का ये राज्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही है 117 का वो पहला सही है। केरल को गॉड्स ऑन के नाम से जाना जाता है, यानी ईश्वर का अपना देश कहा जाता है। फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विधान में क्या होता है। 118 का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे सहज समृद्धि हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है। तो ये जो देन है वो मयूर की देन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है NIN राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है का केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है पहला ऑप्शन यहाँ पे हैदराबाद में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, इसमें आप लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। जैसे नॉर्मल बोरलॉग किस देश से संबंधित थे, और नॉर्मल बोरलॉग जो थे ये विश्व में हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं। स्पेन, मैक्सिको, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रिया। तो ये अमेरिका के थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुउद्देशीय नदी घाटी जो योजनाओं को आधुनिक भारत में मंदिर किसने कहा है। जो हमारी नदी घाटी परियोजना था उसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है एक शख्स से, और वो शख्स का नाम यहाँ पे बताना है वो कौन है। तो जवाहरलाल नेहरू हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि उस अमेरिकी फिल्म कार्टूनिस्ट का नाम बताइए जिसने मिक्की माउस और डोनाल्ड डक की रचना की है। तो उसका नाम है वाल्ट डिज्नी। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन नेल्सन मंडेला है, जिनको सबसे पहले भारत रत्न सम्मानित से किया गया है, और ये भी विदेशी व्यक्ति थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है शांति निकेतन किस महान पुरुष से संबंधित स्थान है। तो ये ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर से है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और यहीं पे शांति निकेतन में ही विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कर इस जगह को मशहूर बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होने के साथ अगला प्रश्न है अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय किसे जाता है, या किसे है। तो यहाँ पे अब्राहम लिंकन को है। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपके भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो केरल को सभी को मालूम है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, केरल। और यहाँ पे एक पहाड़ी है कार्डमम की पहाड़ियाँ पर सबसे अधिक मात्रा में मसाले पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न है किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है। तो देश का नाम है ईरान। ऑप्शन नंबर सी ईरान के राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है, गुलाब का फूल है। अगला प्रश्न है अमेरिका कह रहे हैं ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। तो इसको 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। जैसे 2016 में हुआ था ओलंपिक, अब जो है 2020 में होना था, लेकिन 2020 में कोरोना के कारण नहीं हो पाया, तो 21 में हुआ, लेकिन 2020 ही पूछा जाता है कहीं भी देखिएगा। और 2024 में या फ्रांस के पेरिस में संभावित हुई है। ठीक, तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न आपका गुजरात की राजधानी कौन सी है। गुजरात की राजधानी पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन इसका पर्यावरण का जब हम लोग देखे थे तो उसको देखने के लिए मिला था, ये गांधीनगर की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। रीजनिंग का प्रश्न है, रीजनिंग के प्रश्न के और आंसर को यहाँ पे कथन निष्कर्ष दिया गया है, इसको देखिए और आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। जैसे
सभी कागज़ फाइल हैं, यहाँ पे कागज़ बनाइए, 1 मिनट क्या है भाई, इसको कागज़ बनाइए और सभी कागज़ क्या हैं, फाइल हैं। फिर कुछ कागज़ पेन नहीं है, यानी कि कुछ कागज़ जो है वो पेन नहीं है, तो इसको अलग बना लेंगे। जब कुछ है ये नहीं है, इसी प्रकार से तो बनेगा, नहीं, इस प्रकार से नहीं बनेगा, ये बनेगा इस प्रकार से। जैसे कुछ कागज़ फाइल हैं, तो कागज़ तो नहीं होगा, यानी अंदर में कागज़ है, कागज़ नहीं होगा लेकिन फाइल हो सकता है, इस प्रकार से बना सकते हैं। या इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ये इस प्रकार से भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों अलग कर देते हैं, तो इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है लेकिन कुछ तो है ही, क्यों, कुछ नहीं है लेकिन कुछ तो है, कुछ में कुछ नहीं आएगा, कुछ आएगा भी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो कौन सा सही होगा इसका, क्या डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। एक मिनट सी कह रहे हैं, निष्कर्ष एक निकल रहा है, पहला ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, इसको क्लियर कर लीजिएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, यानी 32 नंबर का प्रश्न 132 का, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दिन बुधवार हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। इसी के साथ अगला 133 नंबर का प्रश्न है, इसमें बेन आरेख बनाया गया है जिसमें गाजर, भोजन और सब्जी के बीच का संबंध दर्शाया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, जैसे भोजन के अंतर्गत, जैसे गाजर एक प्रकार से सब्जी है और सब्जी एक प्रकार से भोजन है, तो ये पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ चलते हैं। और अगला प्रश्न यानी 134 नंबर का प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसको मिलान करिएगा, सॉल्व करिएगा तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर हमारे साथ आप मिलान कर लीजिएगा। 35 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। तो इस प्रश्न में आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पहले वाले शब्द में +2 ऐड कर देना है और तीसरे वाले शब्द में +3 ऐड कर देना है। उसी प्रकार से यहाँ पे +2 ऐड कर देना है और इसी प्रकार यहाँ से +3 ऐड कर देना है। तो आपका जो शब्द बन जाएगा वो OR बन जाएगा। क्या बनेगा, OR बन जाएगा। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न कंप्यूटर का प्रश्न है। इसमें हम लोग प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, फाइल मेन्यू किया जाता है। 37 नंबर पे चलते हैं और इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। समग्र दस्तावेज को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आप लोग बताइए, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे Ctrl+A जो है इसी को यूज में लिया जाता है किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए और ऑल सेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो गया। ठीक, चलिए अब वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, वीडियो को शेयर भी करते रहिए जिससे अन्य साथी भी आपके जोड़ते रहें। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। चलिए कमेंट करके आंसर बताइए फटाफट। बहुत अच्छे, तो आंसर आने लगे आपके। सी ऑप्शन यहाँ पे डीबगिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो इसका सही है वो पहला .doc कहलाता है। .doc जो होता है डॉक कहलाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा इसका। और इसी के साथ अगला डॉक का पूरा नाम यहाँ पे नीचे बताना है। 40 नंबर प्रश्न में देखिए इसका पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे जो जीवन कौशल और प्रबंधन एवं अभिवृत्तियों से लिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला ही प्रश्न आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से लिया गया है, जिसमें पूछा गया है संसद द्वारा हाल ही में पारित शिक्षा का अधिकार अधिनियम हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में विस्तारित किया गया है। तो ये अनुच्छेद 45 में है, यानी 45 में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न है, भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में कौन सा कथन से आप सहमत होंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन के आंसर को पढ़ेंगे, तभी तो बता पाएंगे कि कौन सा सही है या कौन सा गलत होगा। चलिए उम्मीद है कि पढ़ लिए होंगे आप लोग या पढ़ पा रहे होंगे, पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए, प्रेरणा और सीखने के साथ जो भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं, यही से हम सहमत होते हैं कि भावनाएं, अधिगम और प्रेरणा एक साथ संदर्भित होते हैं। वे बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न है, एक प्रभावी कक्षा में आप जो है किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, यदि आप एक कक्षा में एक अध्यापक के रूप में कार्यभार देख रहे हैं। तो
तो चलिए बताइए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही बच्चे जो हैं अपने अधिगम का सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। यही एक प्रभावी कक्षा का जो है उदाहरण होना चाहिए, या एक प्रभावी कक्षा के रूप में ये कार्यभार करता है। ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही होगा। क्लियर। चलिए बहुत अच्छे। बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया है कि विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। तो किस तरफ से या किस प्रकार से प्रतिबिंबित करता है ये बताना है। तो ये सामाजिक प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं जो भी होती हैं इसमें प्रतिबिंबित करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। और वहीं पे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक वे खुद से प्रेरित ना हो। चलिए देखते हैं ऑप्शन पहले देखते हैं कौन सा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जैसे वे सीखने के लिए जब तैयार नहीं होते हैं तो वो सीख नहीं पाते हैं। यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सी बिल्कुल सही है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सर्वात्रिक है के विकास का अर्थ क्या होता है। तो इसके विकास का अर्थ होता है अंगीकरण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन के आपके स्क्रीन पर है। बताइए शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य जो होना चाहिए वो व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं होता है। तो चलिए बताइए 148 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे देखिए शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना होता है, यही आपके मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं रखता है, बाकी सभी रखता है। क्योंकि ये प्राकृतिक जो है यो क्या कहते हैं प्राकृतिक जो है वो अपना मतलब प्राकृतिक क्या कह सकते हैं प्राकृतिक नेचर है। ठीक है, प्राकृतिक कार्य है ऐसा कह सकते हैं। तो बी बिल्कुल सही है इसका। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसमें शिक्षण प्रक्रिया में किसकी भली भांति प्रकार रखना चाहिए, यानी ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का भली भांति ध्यान रखना चाहिए शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। और आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन पर है इस प्रैक्टिस सेट का। इसमें अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक किसके द्वारा सीखने को संबंधित कर सकता है। तो चलिए कमेंट करके आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 150 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के लिए ही ये जो है इसके द्वारा संबोधित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग सभी 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। आपके 150 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। तो चलिए, और वीडियो को अभी तक लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर दीजिए और वैसे ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।